कौन से पेज तक हो गया था? 26। देखो यहां तक हम लोग खत्म कर चुके थे। एक सेकेंड, आइए 27 से सबसे पहले इस सेंटेंस में आप लोग बच्चक करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संडे को डे क्या था? डेट क्या था संडे को? देखो, चलो सुनो ध्यान से। ठीक है बेटा, आपका 26 नंबर पेज हमारा 27 हो गया है, एक बीच में पेज ऐड किया गया है इसीलिए। ठीक है, पहले आप जरा इसको देखो फिर समझाती हूं मैं। तो इसका पेपर मुझे निकाल के दो अभी, पीएस वाला मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। चलो देखो ध्यान से। महात्मा गांधी इज बिलीव्ड टू डिवाइड इंडिया। वो गलत कर दिया मैंने कहा महात्मा गांधी इज बिलीव्ड टू डिवाइड इंडिया, नहीं टू हैव डिवाइडेड इंडिया होगा। भाई हैव जहां आ जाए और वर्ब का थर्ड फॉर्म जहां आ जाए वो अच्छे से समझ जाना, वो परफेक्ट है ना। तो इसीलिए ये 2 प्लस हैव प्लस V3 जो है ना, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है। 2 हैव प्लस V3 जो है वो परफेक्ट इन्फिनिटिव है। या ये परफेक्ट इन्फिनिटिव क्यों लगाया? यहां पर भी परफेक्ट इन्फिनिटिव लगा दिया, देखो यहां पर भी परफेक्ट इन्फिनिटिव लगा दिया। ये क्या है, ध्यान से सुनना। पहले एक बात बताओ, इसको पढ़ने से पहले मुझे एक सेंटेंस बताओ। आई वॉन्टेड टू गो होम। अब मुझे आप लोग जवाब दोगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी कि ये वॉन्टेड पहले हुआ कि गो पहले हुआ। आप मुझे जवाब दोगे वांटेड और गो में, टू गो में पहले कौन हुआ? वांटेड और टू गो में पहले कौन हुआ? आप जवाब दो। वांटेड और टू गो में पहले कौन हुआ, ये आप हमें बताइए। पहले मैंने वांट किया कि पहले मैं गई? पहले कौन हुआ? जल्दी, पहले मैं चली गई अनवर? वांटेड, आई वांटेड टू गो। भाई मैं चाहती थी जाना, अब गई कि नहीं गई पता नहीं मुझे, लेकिन पहला एक्शन था चाहना, उसके बाद ना जाती। अब सुनो, आई वांटेड टू गो हो गया फर्स्ट एक्शन एंड सेकेंड एक्शन। ओके, ध्यान से देखना। आई वॉन्टेड टू गो यानी कि फर्स्ट एक्शन और टू गो मतलब सेकेंड एक्शन। अब आ जाओ सबसे पहले थर्ड सेंटेंस में, जो थोड़ा पैसिव वॉइस नहीं हो के इसीलिए आसान है। मुझे ये बताओ, पहले लोगों ने रिपोर्ट किया कि पहले एलियंस को लोगों ने देखा, पहले क्या हुआ? पहले लोगों ने रिपोर्ट किया कि एलियंस को देखा। अब मुझे बताना, पहले देखा कि पहले रिपोर्ट किया?
बोलो जल्दी। पहले क्या हुआ? रिपोर्ट किया कि पहले देखा एलियंस को? आप लोग का जवाब मिलने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। पहले रिपोर्ट किया? बेटा पहले देखेगा ना, तब ना जाके पुलिस स्टेशन में या किसी को बताएगा कि यार मैंने एलियंस देखा। ध्यान से देखो, पहले वो लोग एलियंस को देखा, फिर जाके रिपोर्ट किया ना। हो गया? अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस, जो यहां बताया और यहां बताया डिफरेंस देखो। फर्स्ट देन सेकेंड, यहां पे सेकेंड देन फर्स्ट। हो गया? यही है कारण कि मैंने इन्फिनिटिव को परफेक्ट इन्फिनिटिव क्यों बना दिया। अब रीजन समझ में आ रहा है? पहले महात्मा गांधी ने इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया और फिर लोगों को धीरे धीरे ये विश्वास हो गया यार महात्मा गांधी के कारण ही हमारा देश डिवाइड हुआ। पहले सुभाष चंद्र बोस मारे गए और क्योंकि उस समय इतना ज्यादा हमारा सोशल मीडिया एंड टेलीविजन इंटरनेट वगैरह नहीं था, इसीलिए जब खबर आई तब लोगों ने दावा किया अच्छा ये तो मारे गए। क्लेम तो बाद में किया ना, पहले तो मारा गया। राइट? आप समझ में आया? वेरी गुड रचना, समझ में आ गया? समझ में आ गया। तब आप देखो ध्यान से, अगर फाइनाइट वर्ब, आपको फाइनाइट वर्ब मैंने बताया था कि जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हाँ बेटा थोड़ा सा पूजा, अब मैसेज डिलीवर होने में तो लेट होगा ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन में तो यही फर्क है ना, तो इसीलिए ऑनलाइन का मजा लीजिए, ऑफलाइन में जब खुल जाए तो आ जाना, ठीक है? उसका सामने बैठ के आंसर करोगे आप लोग, कोई इश्यू नहीं होगा। सुनो, फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब हो तब 2+ वर्ब का बेस फॉर्म होगा, ठीक है? लेकिन फाइनाइट वर्ब के पहले नॉन फाइनाइट हो जाए तो भाई हम लोग टेंस में पढ़ते हैं, पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। भाई इन्फिनिटिव को हम और थोड़ा पास्ट करना चाहें तो परफेक्ट इन्फिनिटिव बनेगा। इसीलिए इन तीनों एग्जाम्पल्स में देखो कि ये फाइनाइट वर्ब बाद में हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब पहले हो गया। तब नॉन फाइनाइट वर्ब पहले हो गया तो हमको इन्फिनिटिव का भी पास्ट निकालना पड़ेगा और उसमें होगा परफेक्ट इन्फिनिटिव। यस, गलत है बेटा, फर्स्ट सेंटेंस गलत है। इसका मीनिंग तो ये होगा कि महात्मा गांधी ये माना जाता है कि डिवाइड करेगा, ऐसा कुछ, जैसे मैं चाहती थी जाना मैं जाना चाहती थी, इसका तो मीनिंग ही गड़बड़ा जाएगा, कुछ निकलेगा नहीं ढंग से, ठीक है ना? इसका मतलब है कि ये तीनों में आपको एक चीज महसूस हो रहा होगा इन तीनों में कि नॉन फाइनाइट वर्ब पहले हो गया। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब पहले हो गया तो वो पास्ट परफेक्ट में चला गया, ठीक है? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? बेटा अब सीईटी का सिलेबस तो पता नहीं है, इसलिए इतना टेंशन मत लो, जो होगा हम लोग आपको पढ़ा देंगे, ठीक है? चलिए, टेंशन इसलिए नहीं लेना क्योंकि बेटा बात क्या है ना, जो सिलेबस होगा भारत के अंदर का ही सिलेबस होगा ना। अब भारत के अंदर के जितने एग्जाम्स है यही तो है जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, देखते हो ना, कहते हैं ना मैनेजमेंट का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंजीनियरिंग में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यही सिलेबस है, वही तो एप्टीट्यूड टेस्ट देख रहा है आपका, और कुछ नहीं। चलिए अब आओ 3 के बाद सारे एग्जाम्पल्स देखो जो एग्जाम में आए हैं, ये तो ज्यादा आसान है समझना।
देख लिया? क्लियर? देखो, उसने इस बात का खंडन किया। बेटा खंडन आप बाद में करते हो। खंडन क्या किया? कि मैं वहां था ही नहीं, मैं वहां था ही नहीं। टू हैव प्लस V3 बिल्कुल सही है। अरे क्या किया इसने तो। हाँ, I remember मीटिंग हिम। अच्छा मैं समझ गई क्यों ये बना दिया। मैं आपको अच्छे से इसका आंसर भी करके दे दूंगी, सुनो ध्यान से। आई रिमेंबर, एक तो रिमेंबर ऐसा वर्ब है बेटा जिसके बाद मीटिंग आफ्टर रिमेंबर जेरेंड कम्स, ये तो ठीक है। ऑल्सो टू हैव मेट, ऐसे कह सकते हैं, टू हैव मेट इज ऑल्सो करेक्ट। जो मैं पढ़ा रही हूं उसके हिसाब से टू हैव मेट चलेगा, लेकिन मीटिंग भी चल सकता था। ठीक है ना? रिमेंबर हम ऐसे तो वो पढ़ा चुके हैं कि रिमेंबर के बाद कोई वर्ब आता है तो ING फॉर्म में आता है ना? लेकिन यहां पर भी ये भी चलेगा। ठीक है? टू हैव मेट जो मैंने पढ़ाया उसके अनुसार। अदरवाइज रिमेंबर के बाद अगर वर्ब आता है तो ING फॉर्म में आता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन एक चीज और है, ध्यान से देखना, जो मैंने अभी काट दिया उसके अनुसार से देखो तो हम चाहे तो ये आंसर भी सही है ना? आफ्टर डिनाई इफ एनी वर्ब कम्स तो क्या आएगा? इट इज इन जेरेंड फॉर्म, है ना? दैट मीन्स हैविंग रिप्लेस किस चीज को? टू नॉट रिप्लेस, हैविंग इज ऑल्सो करेक्ट। इसीलिए इन दोनों सेंटेंसेस में बेसिकली क्या है ना, बीन मतलब होना बेटा, रहना या होना। ठीक है? रहना या होना। आंसर में आपको एक चीज मैं बता दूं कि आंसर में 4 भी हो सकता है, नहीं तो चाहो तो ING फॉर्म भी लगा सकते हो। अब सुनो, आंसर को देखे बिना मैं आपको समझा देती हूं कि मैं बोलना क्या चाह रही हूं। सुनो, आपने एक लिस्ट पढ़ा है ना कि डिनाई और रिमेंबर के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हम उसको ING फॉर्म में लगाते हैं। इसके लिए यहां टू हैव की जगह हैविंग भी चलेगा, मीट की जगह मीटिंग भी चलेगा। यानी डिनाई और रिमेंबर उसी लिस्ट में है जिस लिस्ट के बाद अगर वर्ब आता है तो वो जेरेंड फॉर्म में आता है। लेकिन यहां पर कुछ और भी ये चक्कर है, वो ये है कि डिनाई और रिमेंबर सेकेंड एक्शन है। हमें याद है, लेकिन मैं मिलने तो 5 साल पहले गई थी ना, ये फर्स्ट एक्शन है। मैंने इस बात का इसने खंडन किया कि वो वहां था, यानी था तो वो पहले था ना। इसीलिए फर्स्ट एक्शन को हम लोग परफेक्ट इन्फिनिटिव में भी तो लगा सकते हैं ना। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब हुआ टू हैव बीन, यानी ये तो सही है। और आई रिमेंबर टू हैव मेट भी हो सकता था। ठीक है ना? इसीलिए यहां पर चाहे तो कह सकते हैं, वो तो मैंने लिख दिया आपको ना, टू हैव मेट भी चलता। ठीक है? चलो, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ हिम टू हैव लॉस्ट। देखो, द बैटल, यानी अनफॉर्चुनेट, किस्मत खराब है, ये तो बाद में रियलाइज होगा ना। पहले तो बैटल लूज कर गया, ये फर्स्ट एक्शन है। फर्स्ट एक्शन देखो, टू हैव प्लस V3 है। नहीं पूजा, हैविंग का मतलब ईटिंग होता है जब वो मेन वर्ब के स्थान पर होता है। आप जेरेंड इन्फिनिटिव पढ़ रहे हो, वहां पर तो वो नाउन है ना। आई एम सो फॉर्चुनेट ऑफ हैविंग सच अ गुड लाइफ पार्टनर, अगर आप कह रहे हो, इसका मतलब ऑफ के बाद हैविंग लगा रहे हैं, वहां खाने की बात थोड़ी हो रही है। ठीक है? देखो ध्यान से,
क्लियर? अब 1, 2 और 3 का यहां पे एक्सप्लेनेशन है जो महात्मा गांधी क्लेम्ड और रिपोर्ट के बारे में था, उसको जरा एक बार चेक करो। हाँ रचना, वही तो प्रॉब्लम है ना बेटा। सीईटी कहां से हम लोग शुरू कर देंगे जब तक सिलेबस पता नहीं हो तो। हो गया? देखो ध्यान से, मैंने कहा महात्मा गांधी इज बिलीव्ड टू हैव डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस इज क्लेम्ड, बेटा ये देख लो, इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, ये ध्यान रखना। टू हैव बीन किल्ड, है ना, टू हैव बीन, and reported, people reported to have seen aliens। अब इन तीनों में आप एक सेंटेंस ध्यान से देखो कि जो फाइनाइट वर्ब है, जो ये पैसिव वॉइस बनाया, जो ये सेकंड फॉर्म बनाया, ये बाद में हो रहा है। पहले मर गया, पहले डिवाइड हो गया, पहले लोगों ने देखा, ये फर्स्ट एक्शन है। ऐसे कंडीशन में इफ नॉन फाइनाइट वर्ब प्रीसीड्स, मतलब पहले होना, द फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब अगर पहले आएगा तो हम टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म की जगह पे टू हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, क्लियर? बेटा सीईटी का सिलेबस पता चले तब ना हम आपको नया बैच शुरू कराएंगे। ठीक है, जब सिलेबस ही पता नहीं है तो हम तो ओल्ड सिलेबस ही पढ़ाते रहेंगे और हमें नहीं लगता कोई नया सिलेबस में कुछ नया चीज होने वाला है। ठीक है, उसका निश्चिंत रहो आप लोग, उसके लिए उतना टेंशन मत लो। चलो अब आ जाओ 30 नंबर पेज में और जरा ये पांचों सेंटेंसेस देखो, फिर समझाती हूं मैं। अनवर सिलेबस कुछ भी हो, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश होगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है रचना, जानते बेटा कुछ ऐसे चैनल्स में आपको बताती हैं यूट्यूब में 40,000 35,000 सब्सक्राइबर लेके बैठे और उनका जो मालिक है जब पढ़ाता तो मैं अपना सर पीट लेती हूँ, यार ये पढ़ा रहा है और बच्चे देख रहे हैं, मतलब आश्चर्य की बात है। चलो क्या बोलूं मैं, आप देख रहे हैं लोग तो इसका मतलब कुछ तो होगा ही, शायद मुझे नहीं दिख रहा है कुछ। सुनो, अब ये 5 एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से समझोगे ना तो आपको एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैसे? सुनो,
इस लड़के ने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। लड़के ने कहा मैं नहीं करूंगा, यानी लड़का पहले बोलेगा उसके बाद ही ना करेगा या नहीं करेगा, है ना? क्लियर? इसका मतलब है कि अगर इन्फिनिटिव वाला एक्शन सेकेंड एक्शन है तो याद करो मैंने इस तरफ लिखा था 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा। देखो इसका मतलब अगर मैं मूड के हिसाब से नरेशन बनाऊं तो बनेगा ही रिफ्यूज्ड टू डू इट। देखो ही रिफ्यूज्ड टू डू इट, क्यों? क्योंकि देखो सेकेंड एक्शन रिफ्यूज्ड है, ठीक है ना? सॉरी एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, इसमें टू डू जो है वो सेकेंड एक्शन है, बाद में करेगा, सेकेंड एक्शन है, ये फर्स्ट एक्शन है। क्लियर? देखो सेकेंड एक्शन है और ये फर्स्ट एक्शन है, क्योंकि उसने पहले मना किया उसके बाद नहीं करेगा ना, पहले उसने मना किया उसके बाद नहीं करेगा। देखो बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। इस लड़के ने कहा नहीं मैंने नहीं किया है, यानी उसने पहले करा है कि नहीं किया वो पहले हुआ है। उसके बाद इस लड़के ने कहा भाई मैंने नहीं किया है, मतलब लड़के ने पहले क्या किया? पहले लड़के ने मना किया कि पहले लड़के ने किया, बोलोगे नहीं, पहले लड़के ने ये कहा कि भाई मैंने ये काम नहीं किया। इसका मतलब वो जो काम था वो पहला एक्शन था और बाद में उसने मना किया। अब देखो अगर सेकेंड यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब अगर पहले होता है तो वो टू हैव प्लस V3 के फॉर्म में जाता है। देखो इसका मतलब है यहां पे ये टू हैव प्लस V3 के फॉर्म में जाएगा, ठीक है? टू हैव प्लस V3 के फॉर्म में गया है। देखो पूरा का पूरा ये क्या है? ये फर्स्ट एक्शन, यानी ये सेकेंड एक्शन था तो 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म में ही रह गया, लेकिन जब ये फर्स्ट एक्शन बन गया तो देखो ज्यादा पुराना तो परफेक्ट, ज्यादा पुराना तो परफेक्ट। बताओ देखो तो फिर इस लड़के ने कहा मैं कर दूंगा, इस लड़के ने कहा मैं कर दूंगा, इसका मतलब ये सेकेंड एक्शन, और पहले उसने कहा अगर ये सेकेंड एक्शन होता है तो जरा देखो तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टू डू इट। हालांकि वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मना करना नहीं करूंगा रिफ्यूज्ड, बात की सच्चाई से खंडन करना तो डिनाई, रेडी हो गया मैं कर दूंगा तो एग्रीड, और इस बात का उसने स्वीकार किया कि ये जो है ना मैंने किया है, इसका मतलब ये मैंने किया है। अगर फर्स्ट एक्शन है तो देखो टू हैव डन इट, है ना? अगर उसने कहा कि भाई मैंने ये गुनाह की है तो देखो सेड को कन्फेस में चेंज किया, इसलिए इस वर्ब का चेंज भी ध्यान दो, क्योंकि नरेशन में कौन सा उपयुक्त हम वर्ब लगाएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? इस लड़के ने जब गुनाह कबूला उसके पहले ही वो गुनाह कर चुका था। देखो जब कर चुका था तो टू हैव प्लस V3। अब इन पांचों में आप एक चीज खाली ध्यान से देख लो तो कि अगर पहले हो गया ना, अगर पहले हो गया, अगर पहले हो गया तो वो हैव प्लस V3 में चेंज हो रहा है। देखो बताओ यहां तक कोई इश्यू है तो पहले मुझे बताओ। यही तो दे दिया करो ना फिर। बोलो यहां तक कोई इश्यू?
यहां तक कोई इश्यू? जो फर्स्ट एक्शन है वो फर्स्ट एक्शन टू हैव प्लस V3 में जा रहा है, ये ध्यान दो। एक बार आवाज बंद करना। एक बार दिखाना आवाज खुला कि नहीं। चलो अब आ जाओ। कन्फेस की जगह एडमिट हो सकता था, कोई बात नहीं। मैंने एकदम एग्जैक्ट वर्ड लगाया बेटा। जब आप कोई गुनाह कबूलते हो ना तो कन्फेस करते हो। ऐसे ही ठीक है मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था तो वो कोई गुनाह नहीं है, तो मैं एडमिट कर लूंगी ठीक है, आई एडमिटेड टू हैव लेफ्ट द डोर ओपन, है ना। यानी कि ध्यान से मैंने यही कहा देखने को कि फाइनाइट वर्ब अगर फर्स्ट एक्शन है तो नॉन फाइनाइट टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म में है। लेकिन अगर नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब के पहले हो गया तो टू हैव प्लस V3 हो गया। बस इतना ही समझा रही हूं मैं, ठीक है। अब जरा इस पेज को देखो। देख लिया? फिर वापस चलो, जो मैंने आपको सिखाया, जो सिखाया फिर वापस चलो। अब मुझे जरा इस एग्जाम्पल में जरा एक छोटी सी बात बताना कि ये जो काम इस आदमी ने किया ये पहले हुआ, फाइन, ये पहले हुआ, बाद में इसने एडमिट किया, ओके, समझ गया। अब मुझे ये जरा बताना, ये जो फर्स्ट एक्शन है ये खत्म है कि चल रहा है? जो ये डन वाला वर्ड है, डू वाला, इस आदमी ने जो किया है, जिसके लिए इसने हाँ भी भरी कि हाँ मैंने किया है, ये एक्शन चल रहा है कि ये एक्शन यहीं पर खत्म हो गया? एक्शन खत्म है कि चल रहा है? जल्दी, एक्शन खत्म है कि चल रहा है? खत्म है, वेरी गुड, खत्म है, बहुत अच्छी बात। क्योंकि इसने पहले ये गुनाह कर लिया या ये काम कर लिया, बाद में इसने स्वीकारा कि हाँ ये काम मैंने किया, खत्म है, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, इस सेड ये कहा जाता है, इस बिलीव्ड ये माना जाता है, ठीक है ना। इस सेड इस बिलीव्ड माना जाता है। लता मंगेशकर सिंगिंग कर रही है, बॉलीवुड नेपोटिज्म फेवर कर रहा है। अब मुझे ये बताओगे कि ये जो काम है यहीं पर खत्म है कि ये कहा जाने तक और बिलीव तक जारी रहा? लता मंगेशकर का गाना और बॉलीवुड में भाई भतीजावाद का एक्शन कंटिन्यूड है कि खत्म है?
सुभाषिश, पहला एक्शन तो खत्म है, दूसरा बताओ कंटिन्यूड है कि खत्म है? ये बहुत समझ के करना पड़ेगा, ऐसे मैं बोलते जाऊं और आप समझ लो कि ऐसा नहीं होगा। वेरी गुड शालिनी, जारी है। वेरी गुड, समझ में आया कि ये एक्शन जब मैं ये कह रही हूं तब तक ये जारी है। अनवर कंटिन्यूड, शालिनी कंटिन्यूड। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब वापस आ जाओ। मैं ये कह रही हूं कि भाई अगर काम खत्म हो चुका होता तो खत्म के लिए हम टेंस पढ़ चुके हैं, परफेक्ट, जो कार्य खत्म प्रेजेंट परफेक्ट, याद है ना, वही टू हैव प्लस V3 लग दिया। लेकिन मैं ये कह रही हूं, ये कहा जाता है कि लता मंगेशकर बचपन से ही गाते आ रही है। ये जो गाने का काम है अभी तक हुआ जिस समय तक बोला गया। ये माना जाता है कि यहां पर भाई भतीजावाद काफी सालों से चल रहा है। ये एक्शन तब तक जारी है जब तक ये माना गया। जैसे अब हम विश्वास किए कि बॉलीवुड इज बिलीव्ड नाउ। अगर एक्शन नॉन फाइनाइट पहला एक्शन है तो टू हैव प्लस V3 लगा दो। लेकिन पहला एक्शन है एंड कंटिन्यूइंग, कब तक? कब तक? फाइनाइट वर्ब तक। कब तक? फाइनाइट वर्ब तक। अगर मान लो यहां लता मंगेशकर की जगह पे मोहम्मद रफी होता तो वो मर चुके, है ना। और अगर इस सेड की जगह पे हम वॉस सेड लगा देते कि कहा जाता था, है ना, अब हमें तो पता नहीं, जैसे तानसेन का कहा जाता था कि वो जब गाते थे तो बारिश होने लगती थी, तो कहा जाता था। यानी कि अगर हम यहां पे कुछ भी लगा रहे हैं, अगर वो कंटिन्यूड है फाइनाइट वर्ब तक, तो हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। अब परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है भाई? इन्फिनिटिव क्या है? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। परफेक्ट में टेंस में पढ़ चुके हैं, हैज हैव प्लस V3। ओके, हैज हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। तो हैज हैव में सिर्फ हम हैव ही लगा सकते हैं प्लस V3। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, भाई परफेक्ट के लिए हैव लगाते हैं और V3 लगाते हैं, और कॉन्टिन्यूअस के लिए B1 ING लगाते हैं। लेकिन हैव के साथ हमें V3 चाहिए तो बीन प्लस V1 ING हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो यही तो है जो मैं आपको पढ़ा रही हूं। पहला परफेक्ट, दूसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कब? जब फाइनाइट वर्ब से पहले हो गया। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब? जब फाइनाइट वर्ब से पहले हुआ लेकिन फाइनाइट वर्ब तक वो जारी था। इसीलिए देख लो, इन द एग्जाम्पल्स गिवन एवर, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कंटिन्यू कर रहा है कब तक? जब तक फाइनाइट वर्ब नहीं हुआ। इसीलिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। और ये तीन स्ट्रक्चर हम कर चुके। चौथा करने से पहले तीनों और चारों स्ट्रक्चर एक बार देख लो। बेयर इन्फिनिटिव को हम बेस इन्फिनिटिव भी कहते हैं। देख लिया? बस हमने ये चार स्ट्रक्चर देख लिया इन्फिनिटिव का। अब चलो, बेयर इन्फिनिटिव तो नहीं देखा है अभी, इसलिए बेयर इन्फिनिटिव में आते हैं। आ जाओ।
देख लिया, सुनो ध्यान से। The gods won't let the children, ध्यान से सुनना, let me go, let me going, let me to go, बोलोगे सीधा सीधा, हमेशा यही सुने हैं, let me go, लेट मी गो। इसका मतलब लेट ऐसा वर्ब है जिसके बाद सीधा हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। लेट मी गो यानी लेट ऐसा वर्ब है जिसके साथ हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। ऐसे कौन कौन से वर्ब्स है, देखो कौन कौन से वर्ब्स है, जरा देखो पहले। मेक एज सीवी, सीवी का मतलब बेटा होता है कॉजेटिव वर्ब, है ना। मेक का इस्तेमाल जब कॉजेटिव वर्ब के रूप में हो ना, तब ये नियम फॉलो होगा जो मैंने अभी बताया आपको। बाकी देखो, अब आओ उसी पर बेस्ड हम कुछ और सेंटेंसेस कर लें। एक सेकंड रुकना बेटा, इधर आओ। किस पेज से हम पढ़ा रहे थे? 26 से पढ़ा रहे थे। तो फिर लेके कहाँ से आए हो? कहाँ है देखो जो 26 है। फिर चलो, he noticed him, leave the room, she bade me go out, help make Delhi safe। इन सब को एक बार आप ध्यान से देखो। I noticed him leave the room, she bade me go out and help make Delhi safe। आपको ध्यान रखना है नोटिस पर, आपको ध्यान रखना है
बेड पर, और आपको ध्यान रखना है मेक पर, सॉरी हेल्प पर। यानी नोटिस बेड, बेड का मतलब हो गया बिड, बेड का मतलब हो गया बिड, है ना। और हेल्प यानी वर्ब का बेस फॉर्म ही है। बिड का मतलब सेकेंड फॉर्म बेड लगाया है मैंने, नोटिस मतलब सेकेंड फॉर्म लगाया है। ये ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद अगर सेकेंड वर्ब आएगा तो देखो बेस फॉर्म में है ना। और फिर आओ हेल्प, तो बेटा हेल्प हम आपको कई बार करा चुके हैं, नहीं उसमें करा चुके हैं, सॉरी कॉजिटिव वर्ब में कॉजिटिव वर्ब में है ये हेल्प, यस कॉजिटिव वर्ब में हेल्प है, तो कॉजिटिव वर्ब का पोर्शन है वो, ठीक है। क्या है, पढ़ोगे कि हेल्प के बाद अगर आप सेकेंड वर्ब लगाते हो तो बेस फॉर्म भी चलता है, बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म भी लगा सकते हैं, यानी इन्फिनिटिव भी चल सकता है और बेयर इन्फिनिटिव भी चल सकता है। देखो जरा ध्यान से, मैंने उसे नोटिस किया, चुपचाप वो रूम से निकलता हुआ, मैंने उसे नोटिस किया, मैंने उसे आदेश दिया बाहर जाने के लिए, दिल्ली को सुरक्षित बनाने में हमारी सहायता करिए। हेल्प अस मेक भी कर सकते थे, हेल्प टू मेक भी कह सकते थे, सॉरी हेल्प अस टू मेक भी कह सकते थे। और गार्ड्स ने बच्चों को तैरने वहां पे नहीं दिया। देखो लेट अभी मैंने नोटिस का कराया, बिड का सेकेंड फॉर्म का कराया और हेल्प का कराया। देखो मेक तो हम पॉजिटिव वर्ब में पढ़ते हैं जो यहां पे नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आओ, जरा आप पांचों एग्जाम्पल देखो और उसके बाद आपको समझाती हूं मैं। आप एक चीज मार्क कर रहे हो, पहला सेंटेंस में आई हर्ड हिम शाउटिंग है, दूसरा सेंटेंस में आई हर्ड हिम शाउट लगाती मैं तो शाउट बनता। चलो मैंने यहां पे एग्जाम्पल चेंज कर दिया, आई हर्ड हिम रिंग कर दिया। तीसरा आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड हो गया, देखो है ना। एंड फोर्थ आई सॉ हिम क्रॉस हो गया, देखो जरा ध्यान से, राइट। अब बहुत ध्यान से समझो सारा, बहुत ध्यान से। हियर ऐसा वर्ब है या सी ऐसा वर्ब है जिनके बाद हम जेरेंड भी देख रहे हैं और जिनके बाद हम इन्फिनिटिव भी देख रहे हैं। जरा देखो तो, सी ऐसा वर्ब है या हियर ऐसा वर्ब है जिनके बाद हम इन्फिनिटिव भी देख रहे हैं और जिनके बाद हम जेरेंड भी देख रहे हैं। भाई ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हुआ, उसको देखने के लिए और उसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट पेज देखना पड़ेगा, फिर मैं समझाऊंगी आपको।
देख लिया? चलो ध्यान से सुनना। मेरा कहना है ये कि सी, वॉच, नोटिस, हियर और फील कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों आ जाता है। भाई जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों आ जाता है, क्या कुछ डिफरेंस के साथ? कि कोई डिफरेंस नहीं है? भाई कुछ डिफरेंस है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। क्या है, क्यों दोनों आ जाता है? क्योंकि अगर एक्शन इज शोन टू हैव कंप्लीटेड, है ना, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, यानी जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों आ जाता है। कैसे? अगर एक्शन ये दिखाया जाए कि कंप्लीटेड है और जो उसका अंत है ना वो उस पर जोर भी दिया जा रहा है तो बेयर इन्फिनेटिव होगा। हालांकि अगर फाइनाइट वर्ब हैपेंस व्हेन द नॉन फाइनाइट वर्ब इज गोइंग ऑन तो जेरेंड आएगा। ये क्या है, कैसे है, फिर से देखते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सुनो, जब मैंने उसकी आवाज सुनी वो चिल्ला रहा था। जब मैंने उसे देखा वो रोड क्रॉस कर रहा था। जब मैंने उसकी आवाज सुनी वो चिल्ला रहा था। अगर फाइनाइट वर्ब चल रहा हो, जब नॉन फाइनाइट वर्ब चल रहा हो तो जेरेंड आएगा। क्या बोला था मैंने अभी? अगर इनफाइनाइट वर्ब तब हुआ जब इन्फिनेटिव दर्शाया जाए कि इन्फिनेटिव वर्ब तब हुआ, यानी कि अगर इन्फिनेटिव नहीं बेटा, फाइनाइट वर्ब तब हुआ जब नॉन फाइनाइट चल रहा था, है ना। देखो, फाइनाइट वर्ब हैपेंस व्हेन द नॉन फाइनाइट वर्ब इज गोइंग ऑन। फाइनाइट वर्ब तब हुआ जब नॉन फाइनाइट वर्ब चल रहा था। ध्यान से देखो, फाइनाइट वर्ब इसमें से कौन है? बोलोगे फाइनाइट वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करता है, यानी कि ये तब हुआ, कब हुआ? जब वो चिल्ला रहा था, जब नॉन फाइनाइट वर्ब चल रहा था, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, तब हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं। हो गया? वापस चलो। लेकिन अगर एक्शन इज शोन टू हैव कंप्लीटेड, पूर्ण होने पर दर्शाया जाए, या अंत पर जोर दिया जा रहा है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? तब आ जाओ, तब हम क्या यूज करेंगे? देखो पहले, तब हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। अब कहोगे अंत पर जोर कहां है? खुद सोचो, अगर मैं कहूंगी कि मैंने घंटी को पूरे 2 बार बजते सुना है, घंटी को मैंने 2 बार बजते सुना है, तो एक बार बताओ, दूसरा बार तो तभी बजेगा ना जब पहला पूरा बज के रुकेगा, है ना। और यहां पर भी मैंने उस आदमी को सेफली का मतलब होता है सुरक्षित रूप से मैंने उसे क्रॉस करते देखा। इसका मतलब है कि जब वो पूरा क्रॉस कर गया तब तक मैंने उसे देखा। अगर मैंने तब तक उसे देखा है, इसका मतलब है कि एक्शन के कंप्लीशन पर जोर है। जब भी एक्शन के कंप्लीशन पे जोर होता है तो हम क्या लगाते हैं? हम हम वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। देखो एक बार, ठीक है। यानी कौन कौन से वर्ब है? देखो ध्यान से, यानी ये सारे वर्ब्स में आप बेयर इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों लगा सकते हो इनके बाद। लेकिन अगर सेम में कंटिन्यूड है सेम टाइम पर, तब हम जेरेंड लगाएंगे। लेकिन अगर काम के कंप्लीशन पे जोर है तो हम बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। देखो, थोड़ा सा इसको समझो, थोड़ा हल्का कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब बस हम लोग आखिरी में पहुंच रहे हैं अब, इसीलिए ध्यान देना।
देख लिया? चलो देखो, थोड़ा सा है बेटा, थोड़ा सा है। हाँ, क्राइम भी चलेगा अनवर, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शालिनी, थोड़ा सा है, ये तो जानो। अब आओ, आई हैड रादर, आई हैड सूनर, हैड बेटर, वुड रादर, है ना? had rather, had better, had sooner, would rather। ये प्रेफरेंस यानी कि जो चीज आप किसी चीज को वरीयता देते हो वो शो करता है, ठीक है? ये इस चीज को शो करता है कि आपने कोई चीज को वरीयता दी। ये ध्यान से सुनना। अब अगर हम वरीयता दे रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है, जरा ये देखो आप। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का बेस फॉर्म है, ठीक है? क्लियर? अब अगर वर्ब का बेस फॉर्म है तो क्यों है? क्योंकि आप इसको फिर से मॉडल्स में पढ़ोगे। मॉडल्स में पढ़ोगे कि हैड रादर, हैड सूनर, हैड बेटर, वुड रादर। ये ना हैड मीनिंग दे रहा है ना बेटर मीनिंग दे रहा है, बल्कि ये एग्जैक्टली ये मीनिंग दे रहा है कि भाई मैं स्ट्रांगली एडवाइस करती हूं आपको ये करने के लिए। यानी इन सब के बाद जैसे मॉडल्स बेस फॉर्म लेता है ना, वैसे ये भी बेस फॉर्म लेते हैं। देख लो, जैसे मॉडल्स बेस फॉर्म लेता है वैसे ये भी लेते हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा डिफरेंस याद रखना है कि वुड रादर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म है, वुड रादर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म है, लेकिन वुड रादर के बाद अगर मैं एक दूसरा सब्जेक्ट लगा दूं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसीलिए नोट में लिखा हुआ है विथ अ डिफरेंट सब्जेक्ट V2 कम्स। क्या कहा मैंने? विथ अ डिफरेंट सब्जेक्ट V2 कम्स, ये कहा मैंने। ये चीज देखना। With a different subject, V2 comes। ठीक है? देखो ध्यान से, किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और क्वेश्चन, लेकिन हैड रादर, हैड सूनर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के आपको जनरली क्वेश्चन देता है। उसका रीजन क्या है? हम लोग टेंस में पढ़े रहते हैं ना कि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हम वही गलती सोच लेते हैं यहाँ पे, वरना यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। हैड रादर, हैड बेटर, हैड सूनर, वुड रादर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, लेकिन बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाए, कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाए तो सेकेंड फॉर्म, ठीक है? क्योंकि इमेजिनेशन का केस हो जाता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, पहले रीडिंग करो। हो गया? ठीक है, अच्छा ठीक है। चलो, मतलब लिखना। मैं कहूंगी आई हैव नो पेन टू राइट क्या द नोट्स
ऐसे लेटर क्या? कहोगे भाई मैं ऐसे लेटर की बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं कि मेरे पास पेन नहीं है जिससे मैं लिख सकूं। भाई जिससे लिख सकूं तो प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। मेरे पास चेयर नहीं है जिस पर मैं बैठ सकूं। उनके पास बेड नहीं है जिन पर वो सो सके। क्या तुम्हारे पास चेयर है बैठने के लिए? इसका मतलब है कि आप जब एक नाउन लगाते हो और उसके बाद इन्फिनिटिव आता है तो एक सुटेबल प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है तो लगाइए, नहीं पड़ती है तो मत लगाइए। अगर मैं कहूं ही हैज नो प्लेस टू गो, तो गो के साथ कोई ऐसा फिक्स प्रेपोजिशन नहीं आता। यू गो होम एंड यू गो टू ऑफिस, कोई फिक्स प्रेपोजिशन नहीं आता। इसीलिए आप क्या करोगे, वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई हमें? क्योंकि यहां पर आपको एक चीज महसूस हो रहा है कि दे हैव नो बेड टू स्लीप इन। इसका मतलब है कि उनके पास बिस्तर नहीं है जिसमें वो सो सके। क्या चेयर है आपके पास जिस पर बैठ सको? मेरे पास पेन नहीं है जिससे मैं लिख सकूं। यानी कि यहां पे नाउन प्लस इन्फिनिटिव दिख रहा है तो हमें एक प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। देखो नीचे लिखा मैंने वही चीज, मैंने नीचे भी वही चीज लिखा है, कोई नई चीज लिखी नहीं है मैंने। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। Can be preceded by a possessive adjective and not by a pronoun. अब इसको समझने के लिए फिर से आपको मेरा 2-3 सवाल का जवाब देना पड़ेगा। I teach him, ठीक है, ठीक है, ये हिम और आई। चलो आई को मैं पूछ नहीं रही हूं आपको, हिम की बात करूं। मुझे सबसे पहले बताओ हिम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पहले मुझे आप बताओगे कि हिम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, फिर आगे बढ़ूंगी मैं। हिम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बीइंग मतलब होना बेटा, होना। हिम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, पहले ये बताओ। पूछा एग्जाम्पल विदाउट प्रपोजिशन, मैंने कहा ही हैज नो प्लेस टू गो, है ना। वेरी गुड सरोज, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, फाइन। अब दूसरा सवाल का जवाब देना। मैं बुक की बात करूं, बुक नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, क्या है? बुक किताब, किताब क्या है? वेरी गुड सरोज, पर्सनल प्रोनाउन। बुक क्या है? किताब क्या है? बुक क्या है? बुक क्या है? अनवर गलत बोल रहे हो आप। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आता है, बस खाली प्रोनाउन लिखो ना। आप टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े ही नहीं हो, इसीलिए उसमें मत जाओ। बुक क्या है? नाउन। वेरी गुड पूजा, बुक नाउन है, फाइन। बुक नाउन है। रचना, पूजा, शालिनी, वेरी गुड। रितु, अब सुनो। सुभाष, ओके। अंकित, सब लोग नाउन बोल रहे हैं, वेरी गुड। अब सुनो अनवर, अब मुझे आप बताओ, बुक नाउन है तो नाउन के पहले हम प्रोनाउन लगा सकते हैं
की पजेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं। इन दोनों में से कौन आएगा बुक के पहले? बुक के पहले क्या आएगा? मी बुक कि माई बुक? कौन सा सही फिट लगेगा आपको? मी बुक कि माई बुक? मी बुक कि माई बुक? सही स्ट्रक्चर कौन है? दिस इज मी बुक, दिस इज माई बुक। बोलोगे कितना आसान क्वेश्चन है ना? मैंने पूरा सेंटेंस दे दिया इसीलिए आपको आसान लग गया। अब बताओ, अब तो आसानी से जवाब दे दोगे। मी बुक कि माई बुक? जल्दी फटाफट। वेरी गुड रितु, माई बुक है ना? आप कहोगे माई बुक, क्यों? खुद कहोगे कि मैम आपने सिखाया है कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, नाउन के साथ प्रोनाउन थोड़ी सिखाया है। नाउन के स्थान पर, सबको सही जवाब दे रहे हो। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, नाउन के साथ प्रोनाउन थोड़ी आता। इसका मतलब है कि आपने मुझे बिल्कुल सही जवाब दे दिया, माई बुक। अब वही तो पढ़ा रही हूं यार। जेरेंड क्या है? आप कहोगे जेरेंड जानता हूं मैं, नाउन है ना। चलो, बुक के बदले में अगर मैं कोई नाउन नहीं लगा के कोई जेरेंड लगा दूं तो जेरेंड भी तो नाउन है, उसके पहले मी तो आ नहीं सकता है ना, उसके पहले तो माई ही आएगा। वही तो मैंने लिखा है, देखो कि जेरेंड नाउन है, इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। कौन कौन लिख दिया मैंने, आप बताओ। बीइंग, बीइंग अगेन जेरेंड है, जेरेंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। अप्रूव ऑफ हर, हर कभी कहोगे मैम हर तो प्रोनाउन भी होता है। बेटा यहां पे हर लगाए हो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, वो कैसे जानूंगा मैं? इसका मतलब है कि उसकी मां इस बात की सहमति नहीं देती है क्या? उसका जाना, उसका पार्टी में जाना, उसका जाना, उसकी किताब, उसका जाना, उसका घर। घर नाउन है तो जाना भी नाउन होने चाहिए, जाना भी नाउन फॉर्म में होना चाहिए। अब आप कहोगे मैम टू गो भी तो नाउन है। बेटा मैं आपको अब सिर्फ कहूंगी कि अप्रूव के साथ सेकेंड वर्ब आता है तो जेरेंड फॉर्म में आता है, ये भी तो देखना पड़ेगा। उसी तरह से बीइंग, बीइंग भी नाउन फॉर्म है, जेरेंड क्या है? नाउन है। माई, पहले तो ये रूल को डाइजेस्ट करो पहले, और उसके बाद मैं आपको सबका मीनिंग समझाऊंगी। पहले इस रूल को डाइजेस्ट करो, फिर मैं मीनिंग समझाऊंगी। पहला कह रहा है कि मेरा नया कमर, न्यू कमर होने के कारण मुझे एक अच्छा घर नहीं मिल पाया। उसकी मां इस बात की सहमति नहीं देती है कि वो पार्टी में बिना फॉर्मल ड्रेस पहने जाए, यानी पार्टी में इनडिसेंट तरीके से ड्रेसअप नहीं हो सकती, फॉर्मल ड्रेस पहने, है ना। द फैक्ट ऑफ माई बीइंग अ स्ट्रेंजर, इससे मुझे ये इजाजत नहीं मिल जाता कि डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट, जो वो गलत व्यवहार कर रहा है, जैसा कंडक्ट वो मेरे साथ कर रहा है, वो उसकी इजाजत उसे नहीं मिल जाती है अगर मैं यहां पर अजनबी हूं तो भी। पूजा, बी का मतलब ही होता है होना, और होना यानी बी, बीइंग, इज, एम, आर, सब कुछ तो है। मैं डॉक्टर हूं यानी मेरा डॉक्टर होने की बात हो रही है, तो बी का खाली फॉर्म का मीनिंग मैंने कहा है होना। 39 देख लिया। न्यू कमर का मतलब जो नया नया आया हो, ठीक है। और अब हम आ रहे हैं लास्ट पॉइंट पे, जो है स्प्लिट इन्फिनेटिव, उसको देख लो बस। चलो, कंडक्ट का मतलब बेटा व्यवहार। जरा इस सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और नीचे का जो लिखा है वो पढ़ो, फिर मैं समझाती हूं।
इस क्लास को आज मैं खत्म करके इसका जो बिल्कुल अपडेटेड नोट्स है, जो आउटराइट डिक्लाइन हिज ऑफर, ध्यान से जरा देखो इस टू को, जरा इस टू को ध्यान से देखो और डिक्लाइन को भी ध्यान से देखो। आपको नहीं लग रहा है कि दोनों सेम चीज है? है ना? क्या है? नहीं कर रहा है। बनवा दो पासे वो इसका। I wanted to outright decline his offer का मतलब क्या है? To और decline, आपको infinitive दिख रहा है? to plus verb का बेस फॉर्म। भाई जबरदस्ती ये एडवर्ब बीच में कूद कर इन दोनों के बीच में तलाक करा दिया, है ना? तलाक कराने का मतलब स्प्लिट कराना, स्प्लिट का मतलब बिल्कुल अलग अलग कर दिया, है ना? रचना, डाउट जल्दी चला जाता है। क्या करे बेटा, आपका डाउट वहां से चला जाता होगा, मेरे पास थोड़ा सा टाइम लेता है ना पहुंचने में, 1-2 मिनट। ठीक है, अब देखो यहां पर भी आई लाइक्ड, या तो सोना या तो मजे करना, यही तो चाहते हो ना? तो मैं भी यही चाहती थी। टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म को बीच में जबरदस्ती इधर घुस के बर्बाद कर दिया उसकी जिंदगी। दूसरा, इस टू के साथ ये वर्ब का बेस फॉर्म है, तो इस टू के साथ ही तो ये भी बेस फॉर्म है, और इन दोनों के बीच में कौन कूदा है? ये और आया। देखो, आई लाइक टू स्लीप, आई लाइक टू हैव फन। जब इन्फिनेटिव के बीच में एक एडवर्ब नहीं तो एक कंजंक्शन घुस जाता है और दोनों के बीच में सत्यानाश कर देता है, तब उस इन्फिनेटिव को हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। कहते हैं जैसे शादी में बीच में कोई तीसरे का आना गुनाह होता है, वैसे ही कहते हैं ग्रामर में भी स्प्लिट इन्फिनेटिव इज ए क्राइम, है ना? तो जनरली कहते हैं नहीं करो, लेकिन अगर है और वो उस मीनिंग को उभार रहा है, उस मीनिंग को थोड़ा ज्यादा अच्छा बना रहा है, उसका मीनिंग को एम्फसाइज कर रहा है, तो कर सकते हो। कैसे? अगर मैं कहूं कि मैंने सिरे से, बिल्कुल सिरे से इसका जो ऑफर था उसको अस्वीकार कर दिया, तो मैं आपको इस सिरे से वर्ड पर जोर देना चाहती, तो मैं क्या कहूंगी? आई अस्वीकार करना चाहती थी, तो मैं कहूंगी आई वॉन्टेड टू आउटराइट, देखो आउटराइट पे जोर दिया, आई वॉन्टेड टू आउटराइट डिक्लाइन हिज ऑफर, है ना? इसीलिए इस बात पे हम जोर दिए हैं। और यहां पे तो बेटा अगर टू को यहां पर नहीं लगाओगे ना, तो फिर यहां पर भी लगाना पड़ेगा और यहां पर भी लगाना पड़ेगा, और इंग्लिश कहता है कि रिपीटिशन अच्छी बात नहीं है। तो क्या करें, सबसे आगे टू लगा दिया तो दोनों का काम चल गया, है ना? तो फिर बीच में आ गया कंजंक्शन। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? और 40 पेज में हमारा इन्फिनेटिव जेरेंड खत्म। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो क्लियर? और मेरी बात सुनो, आज मुझे छुट्टी दो, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, थक गई मैं आज। ठीक है, आज आपका इन्फिनिटिव